बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब मेरे सीने को खोल दे, मेरे काम को आसान फरमा, मेरी ज़ुबान की लुकनत हटा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। आज हम इंशाअल्लाह बात करेंगे 17th गोल्ड कॉइन मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस। दोस्तों, बहुत अरसे पहले की बात है, मैं सऊदी अरब की तरफ ट्रैवल कर रहा था यूएई से, और जिस वक्त मेरा यहाँ से ट्रैवल हुआ तो दरमियान में एक जो है वो रेगिस्तानी रास्ता था, और मेरी कोशिश थी कि मैं रात के अंधेरे से पहले पहले सऊदी बॉर्डर को क्रॉस कर लूँ। लेकिन हुआ यूँ कि रास्ते में ही कहीं पे जो अचानक मेरा टायर जो है गाड़ी का वो पंक्चर हो गया। अच्छा जनाब, जैसे ही वो टायर पंक्चर हुआ तो मैंने उसको गाड़ी को साइड पर रोका और मैंने तलाश किया कि मैं इस टायर को कैसे चेंज करूं। अब यहाँ पे यूएई में अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि रोड्स आपकी ऐसे वाक़यात बहुत कम होते हैं कि आपकी गाड़ी जो है यहाँ पे पंक्चर हो जाए, क्योंकि रोड्स काफ़ी स्मूथ होती हैं। लेकिन अब वो चैलेंज मेरे लिए बहुत बड़ा इस वजह से था कि एक तो ये कि मैं उस सहराई रास्ते में था, और दूसरा ये कि मुझे उस गाड़ी के टायर को चेंज करना नहीं आता था, और रात का अंधेरा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता छा रहा था, और मेरे लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज हो रहा था, क्योंकि मैंने देखा तो उस वक्त मेरी जो फ़ोन के सिग्नल्स हैं वो भी ड्रॉप हो रहे थे, और वहाँ से किसी को कॉल करना भी तकरीबन नामुमकिन था, और रास्ता भी ऐसा अनजान था कि वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत कम जो उक्का दुक्का कोई ट्रैफिक अगर गुजरी भी थी तो वो मेरे लिए एक बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल थी। तो खैर जनाब, हुआ यूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, और मैं परेशानी में सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए और उस गाड़ी के टायर को कैसे मैं चेंज करूं। तो अचानक ख्याल आया कि मुझे इस गाड़ी के अंदर अमूमी तौर पे जो गाड़ी का एक मैनुअल होता है, तो मुझे उस मैनुअल को देखना चाहिए। तो जैसे ही मैंने फिर ये ख्याल मेरे जहन में आया तो मैंने उस गाड़ी के डैशबोर्ड में से गाड़ी के मैनुअल को निकाला। अच्छा जनाब, अब मैं गाड़ी के मैनुअल को देख रहा हूँ, और मैंने उस सफ़े तक पहुँच गया जिसमें वो टायर को कैसे चेंज किया जाता है। तो जैसे तैसे करके मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा जनाब, यहाँ पे ये औज़ार हैं, यहाँ पे टायर है। तो इस तरह करके मैंने उस टायर को मुश्किलों से लेकिन किसी तरह चेंज कर लिया। चेंज करने से वो जो मेरा एक बहुत बड़ा एक मसला वहाँ पैदा हो चुका था, तो अल्लाह का शुक्र है मैं वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया और मैं क्रॉस कर गया बॉर्डर को। अब यहाँ पे मुझे ख्याल आया, और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे ख्याल आया कि देखें, ये गाड़ी बनाने वाले ने इसके अंदर एक मैनुअल रखा हुआ है, और वो हर तरह की जो सिचुएशन इस गाड़ी के साथ हो सकती है या उसकी मेंटेनेंस के हवाले से रिक्वायर्ड होती है, तो मैन्युफैक्चरर ने वो तमाम चीज़ें उस मैनुअल के अंदर पहले से बताई हुई हैं। और मेरे जैसा अनजान आदमी भी उस प्रॉब्लम में जब उसका शिकार हुआ तो उसने उस मैनुअल को पढ़ के तो उसके टायर को चेंज कर लिया, और कोई भी इस टाइप की जो बेसिक चीज़ें जो हो सकती थी वो मैं बीइंग एज ए यूज़र में उसको करने में कामयाब हो गया। तो मुझे ख्याल ये आया कि हर चीज़ जो हम यूज़ करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं, इवन यहाँ पे आप फर्नीचर लेने जाएं तो दुकानें ऐसी हैं इंटरनेशनल ब्रांड की कि वो आपको खुद आके अब उस फर्नीचर को असेंबल करना पड़ता है, और उसकी तमाम गाइडलाइन जो है वो तमाम उसके अंदर मौजूद होती है, औज़ार मौजूद होते हैं। तो ख्याल मुझे ये आया कि जो हमारा क्रिएटर है, जो हमारा रब है जिसने हमें पैदा किया, उसने भी तो हमें इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का कोई एक मैनुअल दिया हुआ है, और उस ज़िंदगी के अंदर जो मसाइल हमें पेश आ सकते हैं, जो चैलेंज हमें पेश आ सकते हैं, वो तमाम का तमाम हल भी उसने उसके अंदर जो है वो हमें प्रोवाइड किया हुआ है। अब ये क्वेश्चन है कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी के मसाइल में उस मैन्युफैक्चरर की किताब को, उसकी गाइडलाइन को, उसकी होली बुक को नहीं मैं देखता, और मैं अपने जैसे ही लोगों से उस अपने मसाइल का सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश में रहता हूँ, तो सोचने की बात है कि इसमें कहाँ तक अक्लमंदी है, क्योंकि असल चीज़ जो बनाने वाला जानता है वो दूसरे नहीं जान सकते। इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं कि जैसे आप गाड़ी की बात हो रही है, तो आप देखें कि अगर आपने कोई गाड़ी ख़रीदी है, या आप जब चलाना शुरू करते हैं और आपने लाखों रुपए की आपने गाड़ी को ख़रीदा, तो गाड़ी को ख़रीदने के बावजूद भी आप मालिक तो होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिसके आप पाबंद होते हैं। वो पाबंदी किस चीज़ की होती है? उसकी पाबंदी इस बात की होती है कि मिसाल के तौर पे अब आपकी गाड़ी में
जहाँ पे पेट्रोल की जगह है वहाँ पे आप पेट्रोल डालने के पाबंद हैं, जहाँ पे पानी डालने की जगह है वहाँ पे पानी डालने के पाबंद हैं। तो जहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट उस मैन्युफैक्चरर ने डिफ़ाइन कर दी है, आप उसको बाईपास नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब चूँकि मैंने इस गाड़ी को ख़रीद लिया है तो अब मेरा जो जी चाहेगा वो मैं करूँगा। अब जहाँ पेट्रोल डालना है वहाँ पे मैं पानी डाल दूँगा, जहाँ पानी की जगह है वहाँ पे पेट्रोल डाल दूँगा, तो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, बल्कि उल्टा आपका नुकसान हो जाएगा। उसकी रीज़न क्या है कि आप उस गाड़ी के मालिक तो बन गए, लेकिन आप बाउंड रहे उसको चलाने के लिए कि जो मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइन है उसको आप फॉलो करें। तो दोस्तों, इसी तरह ज़िंदगी के अंदर हम लोग अपनी ज़िंदगी के मालिक तो होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जनाब ये मेरी ज़िंदगी है, लेकिन इस ज़िंदगी को अल्टीमेटली एक ऑप्टिमल लेवल पर चलाने के लिए, एक इस ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने के लिए, इससे जो बड़े मकासद हासिल करने के लिए हम उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं जब हम उस मैन्युफैक्चरर की बताई हुई गाइडलाइन और उसके तरीक़ाकार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं। बहुत सारी जगहों पे मुशाहिदा किया गया कि खाली जो है वो अमूमी तौर पे मैन्युफैक्चरर की तरफ से सिर्फ गाइडलाइन ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि वहाँ पे एक और चीज़ की ज़रूरत होती है कि जिस गाइडलाइन के मुताबिक मैन्युफैक्चरर चाहता है उस प्रोडक्ट को भी उसी तरह चलाया जाए या बनाया जाए। तो उसके लिए वो कोई नमूना पेश करता है, कोई सैंपल भेजता है। मुझे बहुत सा इत्तेफाक हुआ ये जो गारमेंट्स फैक्ट्रीज़ में ऑडिट करने का, तो मेरा वहाँ पे जब आना जाना रहता था तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि वहाँ पे एक जो प्रोसेस है वो इस अंदाज़ का है कि जिस वक्त भी ये हमारी एक्सपोर्ट की लॉट्स जिनको बाहर भेजा जाता है, तो क्लाइंट ना सिर्फ आपको डायमेंशंस पैरामीटर्स बता देता है अपनी उन शर्ट्स के या जो भी ट्राउज़र्स हैं, शर्ट्स हैं, और उसके साथ साथ वो एक अप्रूव्ड सैंपल भी भेज देता है। वो अप्रूव्ड सैंपल मैंने देखा कि जो स्टिचिंग यूनिट्स हैं वहाँ पे उसको लटकाया जाता है, तो बनाने वाला जो हैं ना सिर्फ वो उसको बना रहे होते हैं उन स्पेसिफ़िकेशन के मुताबिक, बल्कि जहाँ पे डाउट होता है तो वो उस सैंपल की स्पेसिफ़िकेशन जो है, जो अप्रूव्ड सैंपल क्लाइंट का होता है, उसके मुताबिक मैच भी करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये पूरी की पूरी लॉट एक्सेप्ट या रिजेक्ट इस कस्टमर के प्रोवाइड किए हुए सैंपल के मुताबिक होने वाली है। तो ये रिस्क नहीं लिया जा सकता कि जो कस्टमर का अप्रूव्ड सैंपल है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। मैंने इन चीज़ों पर बहुत सी जगहों पर बड़े बड़ी लॉट्स को रिजेक्ट होते हुए भी देखा। वो रिजेक्ट इस वजह से हो गई कि जनाब डिज़ाइन तो बहुत अच्छा था, लेकिन जहाँ पे स्पेसिफ़िकेशन में कमी बेशी हुई तो वो क्लाइंट की स्पेसिफ़िकेशन नहीं थी। तो चूँकि वो बड़े ब्रांड्स थे तो वो क्या कहते थे कि ना सिर्फ आप इसको रिजेक्ट करें बल्कि इन लॉट्स को आप श्रेड करें या इनको बर्न आउट करें, लेकिन आप इसको मार्केट में सेल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ब्रांड जब इसके ऊपर है तो हम उस ब्रांड को या तो हम अपनी स्पेसिफ़िकेशन के मुताबिक लेंगे या उसको सिरे से रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, इसको मैं एज ए मिसाल यूज़ कर रहा हूँ। जब मैं ये बात कर रहा था कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर है उसने हमें ज़िंदगी के गुजारने का जो तरीक़ाकार बताया है वो उसकी गाइडलाइन है, प्लस जो उसने नबियों को, रसूलों को दुनिया में भेजा, तो उस भेजने का मकसद क्या था? वो भेजने का मकसद यही था कि जो गाइडलाइन उसकी हैं उसके मुताबिक अमली नमूना जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करा दिया जाए लोगों के सामने, ताकि लोगों को अपनी ज़िंदगी में उसको रिलेट करना आसान हो, उनके फुटप्रिंट को फॉलो करना आसान हो। लेकिन मान लीजिए कि हम अपने अंदाज़ में ज़िंदगी को गुजार लेते हैं और यहाँ पे हम ना किसी मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, या हम अपनी दानिस्त में जो हम सही समझते हैं उसको कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ जो है जो हमारे भेजे हुए जो हमारा मैन्युफैक्चरर है उसके जो सैंपल्स हैं या जो उसके नमूना हैं, जिसको कहा जाता है कि एक आला इखलाक का नमूना, एक आला इंसानियत का नमूना, अगर हम उसके साथ अपनी ज़िंदगी की कहीं रिफ्लेक्शन नहीं पाते या कहीं पे रिलेट नहीं कर पाते, तो हम सब के लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर होना चाहिए कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट जब हम अपनी ज़िंदगी की कारगुजारी लेकर उसके सामने पेश होंगे और जब वो कंपेयर करेगा अपने उन अप्रूव्ड सैंपल के साथ, तो हमारा वहाँ पे क्या जवाब होगा।